हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोगों ने ऑफिशियल आंसर कीज से अपने क्वेश्चन पेपर को चेक कर लिया होगा। अपने जितने भी स्कोर्स आपके ऑफिशियल आंसर कीज से आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यूपीएचईएससी ने जो ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज की हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ में फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल भी थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यूपीएचईएससी ने अपने आंसर कीज को जो ऑफिशियल आंसर की है उसको चैलेंज करने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। आप 21 दिसंबर तक ऑफिशियल आंसर कीज को चैलेंज कर सकते हैं। आपको ईमेल भी भेजना होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, और बाय पोस्ट भी ऑफिशियल आंसर की को जिसको भी आप चैलेंज करना चाहते हैं उसको आप बाय पोस्ट भी भेजेंगे। यानी कि दोनों मोड से आपको भेजना है, ईमेल से भी और ऑफिशियल बाय पोस्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल है वो है क्वेश्चन नंबर 21 जो पार्ट ए में था, जनरल नॉलेज में। उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था। आयोग ने इसका आंसर अब्दुल्ला सिद्दीकी माना है, जबकि इसका सही आंसर अब्दुल्ला सिंधी है। अब्दुल्ला सिद्दीकी की जगह अब्दुल्ला सिंधी दिया जाता अगर, तो आप उस आंसर को सही मानते। लेकिन चूंकि ये आंसर दिया ही नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को आयोग को रिमूव करना चाहिए, हटा देना चाहिए। पार्ट बी में चलते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है जिसमें गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछा है इन फ्री स्पेस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। आयोग ने ऑप्शन बी को करेक्ट माना है, जो कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सही डिफरेंशियल फॉर्म है। तो सही ऑप्शन आयोग ने जो माना है वो डेल डॉट ई यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन। ये आपका गॉस लॉ और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि फ्री स्पेस में बताइए, तो फॉर फ्री स्पेस आपका रो की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर फ्री स्पेस रो विल बी 0। और ये आप अगर देखेंगे तो ग्रिफिथ की बुक में आपको मिल जाएगा, जहां पर हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन निकालते हैं, वहां पर रो इक्वल्स टू 0 है। तो इसका सही आंसर जो दिया जाना चाहिए था वो डेल डॉट ई इक्वल्स टू 0 ये ऑप्शंस में रहता तो ये क्वेश्चन सही माना जाता और ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होता। लेकिन ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो मोस्ट करेक्ट की फॉर्म में आयोग ने इसको ये सही माना है। इवन कई बुक्स में भी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फ्री स्पेस इस फॉर्म में दिया हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स में दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसे चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज अगर करेंगे तो आप इस एक्सप्लेनेशन को डीजे ग्रिफिथ की बुक से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पाउलीज स्पिन मैट्रिक्स से था, और पाउलीज स्पिन मैट्रिक्स के केसेस में कौन सा रिलेशन ट्रू है ये पूछा गया था। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी माना है, जो कि डेफिनेटली सही रिलेशन है पाउलीज स्पिन मैट्रिक्स के लिए। लेकिन पाउलीज स्पिन मैट्रिक्स के लिए सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड के लिए एंटी कम्यूटेशन लॉ भी फॉलो होता है, और एंटी कम्यूटेशन लॉ होता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 0। ये कम्यूटेटर रिलेशन है, जबकि एंटी कम्यूटेटर में यहाँ प्लस होता है। तो एंटी कम्यूटेशन लॉ भी पाउलीज स्पिन मैट्रिक्स फॉलो करते हैं। आप चाहें तो स्पिन मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप इसको फुलफिल करके देख सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंटी कम्यूटेशन लॉ को स्पिन मैट्रिक्स फॉलो करती है, पाउलीज स्पिन मैट्रिक्स। तो अगर आप इससे रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट थे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन को हटाया नहीं जाना चाहिए,
बट आयोग को इसके दो ऑप्शन करेक्ट मानने चाहिए। ऑप्शन सी भी मानना चाहिए और ऑप्शन डी को भी करेक्ट मानना चाहिए। तो बोथ ऑप्शंस, विच वन, सी एंड डी, बोथ आर करेक्ट। ये आपको चैलेंज करना चाहिए और सी और डी दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 78 पार्ट बी में, जिसमें उन्होंने पूछा था रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपको निकालना किस मेथड से था? लीनियर अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालना था। और टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यूज दी हुई थी। तो इसका आंसर जो आयोग ने माना है वो ऑप्शन बी माना है। कई लोग इसका आंसर कह रहे हैं कि ऑप्शन डी होना चाहिए, जो कि रॉन्ग है। आयोग ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। इसको चैलेंज नहीं करना है, इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, ताकि आपके डाउट्स अगर कोई भी हैं तो वो दूर हो जाए। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको यूज करना है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर लीनियरली डिपेंड करता है। तो एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन की हम कंसीडर कर लेते हैं। आर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, टी यहाँ टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जो वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट डेटा आपका R1 सपोज आपको दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है आपका। जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो दी हुई हैं R1 इज इक्वल्स टू 5 ओम। और किस टेम्परेचर पे ये दी हुई है? T1 दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 5 इक्वल्स टू A प्लस बी मल्टीप्लाइंग बाई 30। ये आप सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेकेंड डाटा जो दिया हुआ है R2 इक्वल्स टू 6.5 ओम दिया है। और ये किस टेम्परेचर पर दिया है? T2 इक्वल्स टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है। तो अगेन आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इक्वेशन निकालेंगे। तो 6.5 इज इक्वल्स टू A प्लस बी मल्टीप्लाइंग बाई 60। ये इक्वेशन नंबर 2 आप इसको बोल दीजिए। तो आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन क्वांटिटी है, ए और बी। दो अननोन क्वांटिटी है ए और बी, और दो इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आपको पता लगेगी। ए की वैल्यू जो आपकी आएगी सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, वो आएगी ए इक्वल्स टू 3.5 और बी की वैल्यू आएगी 1/20। ये आपके पास कांस्टेंट आ जाएंगे ए और बी लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए। अब आपका जो फॉर्मूला होता है किसी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने का, वो होता है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर टी मल्टीप्लाइंग बाई गिवन टेम्परेचर। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो टेम्परेचर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको इस टेम्परेचर पर आर टी की वैल्यू चाहिए, क्या होगी? और आर नॉट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो भी आपको चाहिए होगा। तो एक बार ये देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आर जीरो के लिए अगेन हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन मेथड है। तो जैसे ही आप t0 पुट करेंगे ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। आपके पास r कैपिटल R रेजिस्टेंस इक्वल्स टू स्मॉल a बचेगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3.5 ओम। ये आपकी R नॉट की वैल्यू हो जाएगी। आर टी को कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर वे में a की वैल्यू आप रख दें 3.5 प्लस b की वैल्यू रख दें 1/20 और टेम्परेचर जो भी गिवन है 45 डिग्री सेंटीग्रेड उसको रख दें। तो आपके पास आर टी की वैल्यू आ जाएगी और आर टी जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 5.75 ओम। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आर टी की भी वैल्यू है, आर नॉट की भी वैल्यू है और t की भी वैल्यू है। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे आर टी की वैल्यू
5.75, आर नॉट की वैल्यू 3.5, आर टी की वैल्यू अगेन 5.75 और टी की वैल्यू 45। तो आपका अल्फा टी सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 0.086,956 ये वैल्यू आपकी पर डिग्री सेंटीग्रेड आती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.0087 पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आयोग ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे कोई भी अगर कंट्रोवर्सी आपको फील हो रही है तो उस डाउट को मन से निकाल दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें दिया था डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना था ऑफ अ पार्टिकल हैविंग स्पीड c बाई 2। तो c बाई 2 स्पीड दी थी और इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है वो ऑप्शन डी माना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो गिवन डाटा है वो है स्पीड इक्वल्स टू c बाई 2। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। अब पार्टिकल आपका रिलेटिविस्टिक मोशन में है तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हो जाएगा, तो गामा m नॉट v। अब गामा की जो वैल्यू आप निकालेंगे तो गामा की वैल्यू होती है 1 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो v की वैल्यू आपको पता है, तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 4 सी स्क्वायर होल रूट। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका गामा की वैल्यू आ जाएगी, और गामा की वैल्यू आपकी आएगी 1 डिवाइडिंग बाई 3 बाई 4 स्क्वायर रूट। तो ये आपका आता है 2 बाई रूट 3। ये आपकी गामा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास गामा की वैल्यू भी है और स्मॉल v स्पीड की भी वैल्यू है। अब इस फॉर्मूले में प्लैंक कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इन SI यूनिट। ठीक है, तो आपके पास जो नहीं गिवन है वो है m नॉट। तो m नॉट आप निकालेंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल कौन सा है, पार्टिकल का नेचर क्या है। अब यहाँ पार्टिकल नहीं दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। आप इस क्वेश्चन को रिमूव करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपको रेस्ट मास ना पता हो, रेस्ट मास की वैल्यू ना पता हो। अब मान लीजिए कंसीडर कर लेते हैं कि पार्टिकल जो आपका है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास m नॉट होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। और ये वैल्यू आप सारी की सारी लेमडा के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो h की वैल्यू डिवाइडेड बाई गामा की वैल्यू 2 बाई रूट 3 मल्टीप्लाइंग m नॉट की वैल्यू मल्टीप्लाइंग बाई c बाई 2, आपका स्पीड ऑफ लाइट जो कि आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडिंग बाई 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 4.18 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, यानी कि सिंपली 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो आंसर केवल तभी सही आ रहा है जब आप ये कंसीडर कर लेते हैं कि दिया गया पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और ये एजम्पशन अगर आप करते हैं तभी आप इस आंसर तक पहुंच पाएंगे। और ये तो दिया नहीं है कि पार्टिकल कौन सा है, तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 85 था, और इसका सही आंसर आयोग ने ए माना है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए था, आपको रेस्ट मास m नॉट दिया था और उसकी काइनेटिक एनर्जी स्मॉल k दी थी, और पूछा था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट मान लिया है आयोग ने, बट सही फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूं, और आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग अब तक मैच कर चुके होंगे। तो यहाँ पर एक फैक्टर होता है m नॉट सी स्क्वायर से पहले जो होता है कांस्टेंट
2, तो 2 से मल्टीप्लाई और होता है इस फॉर्मूले में, जो कि किसी भी गिवन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप मॉडर्न फिजिक्स की कोई भी बुक लेकर वहां से ये फॉर्मूले का प्रूफ कॉपी करके फोटोस्टेट करके उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 89 क्वेश्चन नंबर, और इसमें पूछा गया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया है और उसकी लाइफ हाफ लाइफ दी हुई है 13 इयर्स, और 52 इयर्स में कितना मटेरियल शेष बचेगा ये पूछा गया। और इसको सॉल्व करने का सिंपल फॉर्मूला है रिमेनिंग पार्टिकल या रिमेनिंग न्यूक्लियर या आइसोटोप इज इक्वल्स टू इनिशियल number of isotopes multiplying by 1/2 power t by t half। t half यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम है और t कैपिटल T यहाँ पर जितना टाइम उसको डिसइंटीग्रेट होते हुए हो गया है वो है। तो n नॉट 1/2 और यहाँ पर आपका कैपिटल T की वैल्यू गिवन है 52 और हाफ लाइफ दिया है 30। यह आपका हो जाएगा n नॉट 1/2 पावर 4, यानी कि आपका ऑप्शन आएगा 1/16। तो ये ओरिजिनल वैल्यू का 1/16 शेष बचेगा और यही इन्होंने पूछा था। डिसइंटीग्रेट कितना हो जाएगा, तो आपको 1 में से माइनस करना होगा, तो डिसइंटीग्रेशन की वैल्यू ये होगी 15/16, बट शेष कितना बचा है उसका सही ऑप्शन बी होगा। आयोग ने कौन सा ऑप्शन माना है, ऑप्शन डी माना है, जबकि करेक्ट कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी चैलेंज किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये भी आप चैलेंज कीजिए, ये क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज होगा, डी से बी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93 है और इसमें पूछा गया था द हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आईसी ओपएम। आईसी चिप्स पे जो ओपएम फैब्रिकेट किए जाते हैं उसमें हाई इनपुट इम्पीडेंस कैसे अचीव किया जाता है, किस तरीके के कंपोनेंट उसमें यूज किए जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें तो इसमें 3 आंसर सही हैं और आयोग ने एक आंसर सही माना है। आयोग ने जो आंसर सही माना है वो आंसर माना है सी डार्लिंगटन कनेक्शन, जबकि आपने अगर एमएससी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पढ़ा हो तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर स्टेजेस को यूज करके आईसी 741 ऑपएम आईसी आपने पढ़ी होगी, उसका हाई इनपुट इम्पीडेंस अचीव किया जाता है ऑप्शन बी को लेकर, यानी कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर स्टेजेस। जबकि एक आईसी की सीरीज है ओए नंबर, ये मुझे याद नहीं है, बट ये आपका आईसी का सीरीज होता है ओए से स्टार्ट है ऑपएम का, उसका हाई इनपुट इम्पीडेंस कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर स्टेजेस वाले ऑपएम यानी कि आईसी 741 से ज्यादा होता है, उसमें फैट यूज करते हैं हाई इनपुट इम्पीडेंस अचीव करने के लिए। और कुछ आईसीज में डार्लिंगटन कनेक्शन भी यूज होता है। यूजेटी जो ऑप्शन डी में दिया है ये कहीं यूज नहीं होता, तो यानी कि इसके 3 ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों सही है। तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में देख लीजिए, फैक्ट शीट ले लीजिए, सीरीज जो आपकी है आईसी 741 की, और ओए सीरीज जो ऑपएम की होती है वो भी ले लीजिए, और डार्लिंगटन तो करेक्ट ऑप्शन है ही। ये तीनों ऑप्शन इसके। तो ये हमारा डिस्कशन था जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे। तो कुछ एक क्वेश्चन था जिसपे कंट्रोवर्सी लोग मान रहे हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.01 पर डिग्री सेंटीग्रेड लोग मान रहे हैं, बट वो रॉन्ग आंसर है, 0.0087 पर डिग्री सेंटीग्रेड ही सही है। इसका कैलकुलेशन हम लोग देख चुके हैं। बाकी क्वेश्चंस जिनमें कोई भी आंसर ठीक नहीं है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है, उनको रिमूव करने का आप रिक्वेस्ट डालिए, और जिसमें ऑप्शंस गलत दिया है या एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक हैं उनको भी आप चैलेंज कीजिए। चैलेंज करने की लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है जो कि 21 दिसंबर 2021 है। आप 2 मोड से इसको चैलेंज कर सकते हैं,
या तो आप ईमेल के थ्रू चैलेंज करिए या फिर आप बाई पोस्ट करिए। बल्कि या मत मानिए इसको, ये दोनों ही मोड से आपको करना होगा। आपको ईमेल भी करना होगा और स्पीड पोस्ट भी करना होगा। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको आयोग की साइट पर मिल जाएगा, उसी पर आप अपना आंसर्स और उसके प्रूफ लगाकर ईमेल कर दीजिए स्कैन करके, और स्पीड पोस्ट से भी उनको भेज दीजिए। कई कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ईमेल तो भेज रहे हैं बट उनका ईमेल बॉक्स ही फुल हो चुका है, उसका स्टोरेज फुल हो चुका है। इतने कैंडिडेट्स ने सारे सब्जेक्ट्स में आंसर की को चैलेंज किया है कि उनका मेल बॉक्स फुल हो चुका है। तो आप ठीक है, वेट करिए, मेल को भेजते रहिए। कल का दिन है 20th, 21st डेट है, 2 दिन अभी आपके पास हैं, दोनों दिन आप मेल कीजिए और कल मॉर्निंग में ही स्पीड पोस्ट कर दीजिए। दोनों ही मोड से चैलेंज करेंगे तो डेफिनेटली आयोग कंसीडर करेगा, हो सकता है सही आंसर को मान ले और सही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।